दरवाज़ो हिकिड़ो बंदि करे अचे, तकलीफ़ कयो। सही ना है? अदा ॻाल्हि ॿुधो, आवाज़ पंहिंजो बंदि कयो, आवाज़ बंदि कयो। मां तव्हांखे पढ़ाए ॾेखारां। मैथ की क्लास वायो हली वेंदी आहे, पोइ पुछंदा हो। ग्रुप में मैसेज कयो, सरभजन साहब रिस्पॉन्ड कंदो तव्हांखे। सुने भाई, आज हम पढ़ेंगे ऑस्मो रेगुलेशन। कल जो हमने पढ़ा था वो सारा फीडबैक था। आज हम सिर्फ एग्जाम्पल देंगे कि भाई देखें, ये बुक में एक फिगर बनी हुई है फीडबैक की कि ये लेवल है ऑप्टिमम। अगर कोई चीज़ ऊपर हो जाए, कोई चीज़ बढ़ जाए या कम हो जाए, ये लाइन है टेम्परेचर की, साल्ट की, ग्लूकोज की, शुगर की, एसिड की, बेस की, बैलेंस, कुछ भी है, ऑप्टिमम लेवल है। साल्ट की लेवल है, वाटर की लेवल है। अब वाटर क्या हो गया या टेम्परेचर क्या हो गया, तो बॉडी क्या करेगी? सपोज करें ये है टेम्परेचर की और अब हो गया है कम, यानी कौन सा एनवायरनमेंट है? ठंड है। तो कौन रिसीव करेगा कोल्ड को? रिसेप्टर। रिसेप्टर किसको देगा? सेंसरी न्यूरॉन से सीएनएस को। सीएनएस जो है वो मैसेज भेजेगा मोटर न्यूरॉन के थ्रू। मोटर न्यूरॉन के थ्रू किसको? कुछ बॉडी के पार्ट्स को कि भाई टेम्परेचर को क्या करो। उनमें से एक ऑर्गन आएगा स्किन। स्किन क्या करेगी? स्किन जो है मैंने पढ़ाया था, जस्ट रिवाइज करवा रहा हूँ। मैंने कॉन्सेप्चुअल पढ़ाया था, आज बुक की बात कर रहा हूँ। स्किन टेम्परेचर को मेंटेन करेगी स्वीटनिंग करके। स्किन क्या करवाएगी? स्वीटनिंग करवाएगी। अब अच्छा सर्दी है, स्किन टेम्परेचर को कम ऊपर करवाएगी, बढ़ाएगी। मतलब 37 से क्या हो गया है? कम। ये कितना हो गया है? 36 बन गया है। तो स्वीटिंग के प्रोसेस को क्लोज करेगी, जो स्वीट पोर्स हैं उनको बंद करेगी कि भाई हीट लॉस नहीं करनी, हीट को कंजर्व करना है। स्किन क्या करवाएगी? हीट को स्टोर करवाएगी, कंजर्व करवाएगी हीट को। कैसे? स्वीटनिंग को। ब्लड वेसल जो जा रहे हैं स्किन की ओर, उन ब्लड वेसल को क्या करेगी? वाजो कंस्ट्रिक्शन से क्या होगा? ब्लड स्किन की ओर कम जाएगी। तो पता है ना ब्लड की प्रॉपर्टी, ठंड को एब्जॉर्ब करती है, तो ठंड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। ब्लड कम जाएगी तो हमारी ब्लड बाहर के एनवायरनमेंट से कांटेक्ट में नहीं आएगी और ब्लड वेसल को डीप अंदर भेज देगी, अंदर मसल्स में, बाहर जाहिर नहीं होंगी। ठीक हो गया? तो उसके बाद हमारा ब्रेन जो है शिवरिंग करवाएगा। वो इनकेस ज़्यादा टेम्परेचर नीचे हो गया है, तो ज़्यादा ठंड पड़ गई है, तो जब शिवरिंग होती है ना तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उनके कॉन्ट्रैक्ट करने से, काम करने से हीट जो बनती है ना। अच्छा मुझे बताएं, टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज छूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। ये जो वाटर रेस्पिरेशन में बनता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फर्स्ट ईयर में जो पढ़ के आए, ये हीट हॉट वाटर होता है और जो CO2 पैदा होती है वो भी गर्म होती है, तो बॉडी में हीट पैदा होगी रेस्पिरेशन से। और अगर मैं कहूँ कि ये मसल में होगा तो बात सही है, और अगर मैं कहूँ ये मसल के सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होगा तो भी सही है। लेकिन अगर ऑर्गेनेल की बात पूछूं
थर्मोजेनेसिस, हीट को जनरेट करना, इज द फंक्शन ऑफ विच ऑर्गेनेल? माइटोकॉन्ड्रिया बाय स्टिमुलेटिंग बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। समझ आ रही है? ओके, मेटाबॉलिक वाटर कहेंगे। चलो भाई, अब क्या सर्दी के टाइम ये जो वाटर बना है रेस्पिरेशन से गर्म पानी को रिलीज करना चाहिए या स्टोर? मेटाबॉलिक वाटर तो है, एक्सक्रीट नहीं करेंगे, ठीक हो गया ना? चलो भाई, एक्सक्रीट नहीं करेंगे तो पानी की कमी नहीं होगी तो पानी कम पिएंगे, सर्दी में कम पीते हैं क्योंकि पानी लॉस ही नहीं करते। समझ आ रही है बात? अगर थोड़ा भी पानी ज़्यादा पी लें तो भी स्किन से पानी नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ से पानी निकलेगा तो हीट रिलीज होगी, यूरिन ज़्यादा बनेगा। समझ आ रही है बात? चलो, हाँ भाई, अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो, टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो गया तो कौन सेंस करेगा? किसको देगा सेंसरी न्यूरॉन? किसको? सीएनएस किसको? मोटर न्यूरॉन किसको? इफेक्टर कौन? अगेन स्किन। मगर यहाँ पे उल्टे काम होंगे, ये नहीं होंगे। ब्लड जाएगी टुवर्ड्स स्किन, ब्लड जाएगी, दूसरा ज्यादा जाएगी वाजो। समझ आ रही है ना बात? स्वीटनिंग होगी, स्वीट ग्लैंड ओपन होंगे, मतलब हीट लॉस, और शिवरिंग नहीं होगी ना। और रेट रेस्पिरेशन का नॉर्मल रखना चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए, न ज़्यादा कम करना चाहिए, नॉर्मल रखना चाहिए। समझ आ गई? ये तो इजी बातें थी, ये कल ही पढ़ाई थी मैंने। बस कम हो गया तो क्या किया बॉडी ने? ये जो रेस्पिरेशन करना, शिवरिंग करना, वाजो कंस्ट्रिक्शन करना, डीप करना, हीट को कंजर्व करना, क्या मैं कहूँ ये सारे एक्शंस हैं टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। ये एक्शन है, मेंटेन हो गया ग्राफ के सामने, ये लफ्जों के सामने। समझ आ गई? ये टेम्परेचर बढ़ गया है, नॉर्मल हो गया, ये रिस्पांस है, ये एक्शन है। और फीडबैक के तो दो तरीके हैं ना, एक पॉजिटिव फीडबैक और दूसरा अगर कोई चीज चेंज आ जाए, ये चेंज आई है, अब रिस्पांस भी हो कि टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो पॉजिटिव फीडबैक। अगर मैं आपको पढ़ाऊं और अब मैं सवाल पूछूं, सारे आप बताएं जवाब, ये आपका पॉजिटिव फीडबैक है। अगर मैं आपको पढ़ाऊं और सारे आप कुछ भी ना बताएं, अपोजिट जाएं मेरे, आपने ये नहीं कहा था, ऐसे कहा था, तो ये आपका नेगेटिव फीडबैक। फीडबैक का मतलब है रिजल्ट, ठीक है ना? तो अगर चेंज आई है, टेम्परेचर कम हुआ है, क्या करेंगे? और कम करेंगे, बढ़ाएंगे। तो चेंज आई है इधर, तो हम इधर ही नहीं कर रहे रिस्पांस, हम उस चेंज के अपोजिट रिस्पांस दे रहे हैं। ये हमारा नेगेटिव फीडबैक है। समझ आ रही है? पूछूं सवाल? शुगर की लेवल कम हो गई, हमने उसको मेंटेन किया, मतलब बढ़ाया या कम किया? बढ़ाया। चेंज कौन सी आ गई? कमी। चेंज कौन सी आई? कमी। रिस्पांस कौन सा आया? बढ़ाया। कौन सा फीडबैक है? शुगर की लेवल हो गई कम और हमने कम कर दिया। ऐसा करते नहीं, पॉजिटिव फीडबैक नहीं करते। हाँ, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, ऑक्सीजन कम हो जाए तो क्या करेंगे? कम करेंगे और कम करेंगे, नेगेटिव फीडबैक करेंगे, बढ़ाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए तो क्या करेंगे? और बढ़ाएंगे, कम करेंगे, नेगेटिव फीडबैक। शुगर, एसिड, बेस, वाटर, सॉल्ट, आयन,
जितनी भी चीज़ें हैं अगर ऊपर हो जाएं तो कम करेंगे, नीचे हो जाएं तो ऊपर करेंगे। समझ आ रही है? अगर हाइपर कैल्सीमिया हो जाए, माना कैल्शियम ब्लड में बढ़ गया, या हाइपर ग्लाइसीमिया हो जाए यानी ग्लाइकोजन शुगर ग्लूकोज बढ़ गया ब्लड में, क्या करेंगे? कितना कम करेंगे? नॉर्मल या नॉर्मल से भी कम, ऑप्टिमम तक। समझ आ रही है? चलो भाई, बुखार आया, एक आदमी को फीवर आया, पता है क्यों आया? उसके बॉडी में बैक्टीरिया ने अटैक किया। बैक्टीरिया ने अटैक किया तो क्या आ गया? 98.6 फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर हो गया 100 से 101। अब हमारी बॉडी, क्या ये चेंज आई है कि नहीं आई? तो क्या करना चाहिए? ये 98.6, अब ये क्या हो गया? 101। अब क्या करना चाहिए? ये करना चाहिए ना, मगर हमारी बॉडी ने ये किया 104। लग तो नुकसान रहा है, मगर इसका फायदा होता है। भाई सुने, गौर से सुने। जब भी इन्फेक्शन हो जाए बॉडी को, तो मुशर्रफ था ना जो सदर पाकिस्तान का, जनरल भी रहा था, उसने एक ऑपरेशन किया था सऊदी अरब में, और वो बड़ा, ये ऑपरेशन वैसा ही है। तो वो बॉडी क्या करती है पैथोजन को मारने के लिए, जब पता चले एक पैथोजन को देखा जाए कि भाई एक बैक्टीरिया है, क्या वो एक होगी या वैसी हजारों हो सकती हैं? देखिए एक है ना, हजारों हो सकती हैं। तो अगर बॉडी ये कहे कि ये एक है, उसको मार के चुप हो जाए, नुकसान है ना। तो बॉडी क्या करती है? एक पैथोजन को, इवन पैथोजन भी ना हो, उसकी एंटीजन हो, उसको देख के सारे बॉडी का टेम्परेचर राइज कर देती है। टेम्परेचर बढ़ाओ, दुश्मन आ गया है। क्यों भाई? टेम्परेचर बढ़ने से दुश्मन मरेगा? हाँ, जो दुश्मन आपके बॉडी में जिसने अटैक किया है, उसका टेम्परेचर और आपका टेम्परेचर सेम है। अगर सेम ना होता तो अटैक क्यों करता? जो 20 सेंटीग्रेड में रहने वाली बैक्टीरिया आपके अंदर रहेगी 37 पर, जो 37 पर जिसने अटैक किया है, मतलब उसको टेम्परेचर मज़ेदार लगा है ना, लजीज लगा है ना, समझ आ रही है बात? तो हाँ, सुकून आ गया है बैक्टीरिया को, तो हम भी सुकून देंगे। क्या करेंगे हम? थोड़ी देर के लिए टेम्परेचर क्या होगा? जो होश होगा उस पैरासाइट का, वो उड़ जाएगा। मतलब उसके एंजाइम कम काम करेंगे, उसके प्रोटीन टूटेंगे, नहीं टूटते हाई टेम्परेचर से प्रोटीन, एंजाइम, ये वो, तो हमारी बॉडी के भी टूटेंगे, हमारी बॉडी में भी वीकनेस आएगी। मगर फायदा क्या होगा? थोड़ी देर के लिए जो 1000 बैक्टीरिया हैं, 1000 ही रहेंगे, 2 हैं तो 2 ही रहेंगे, बढ़ नहीं पाएंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे, बच्चे नहीं पैदा करेंगे, हजारों लाखों करोड़ों नहीं बनेंगे, तो मारेंगे नहीं हमें। जब तक ढूंढ ना लें तब तक, अगर हम चुप करके ढूंढते रहें पैथोजन को और वो बच्चे पैदा करते रहें, तो उनका जो रेट है वो बड़ा तेज है। इसीलिए उनके ग्रोथ को रोकने के लिए पहले हम क्या करते हैं? टेम्परेचर राइज, पायरोजिन नाम का केमिकल होता है, WBC सेल प्रोड्यूस करते हैं, कुछ बॉडी के और सेल भी प्रोड्यूस करते हैं, और उसके प्रोड्यूस करने से टेम्परेचर राइज होता है। फिर पैथोजन कहता है कि भाई कहाँ आ गया मैं, और ये स्टेबल नहीं होता। पॉजिटिव फीडबैक स्टेबल होता है, 20 दिन कंटिन्यू रखेंगे, एक दिन भी कंटिन्यू नहीं। आपको मलेरिया जिसको हो, 24 घंटे में 1-2 घंटे बड़ा अच्छा झटका देता है, फिर कम हो जाता है। बॉडी कहती है अगर 20-24 घंटे तेज बुखार रहा तो बाकी ऑर्गन काम करना भी छोड़ देंगे। इसीलिए ये जो फीडबैक है ये अनस्टेबल है, थोड़ी देर के लिए बढ़ता है, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, फॉर अ वाइल फिर कम हो जाता है। फिर कह लो अभी ये बैक्टीरिया बेहोश हो जाएगा, 8 घंटे के लिए इसको सदमा इतना काफ़ी है, अभी टेम्परेचर मेंटेन करो, नहीं तो हमारी बॉडी भी
एज गॉन हो जाएगी। नुकसान तो हमारी बॉडी को भी हुआ है, बात समझ आ रही है। एक और एग्जाम्पल भी है पॉजिटिव फीडबैक का। कौन सा? दूसरा एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल कौन सा? फीवर का, टेम्परेचर का। जैसे टेम्परेचर नेगेटिव है, अगर आप धूप में खड़े हो जाएं, इन्फेक्शन ना हो आपको, धूप में खड़े हो जाएं, हीट आपके बॉडी पर लगे तो पसीने निकलेंगे, पसीने छूटेंगे, मतलब बॉडी क्या कर रही है? टेम्परेचर को कम कर रही है। मगर जब इन्फेक्शन हो तब बॉडी अपनी हीट अंदर से पैदा करती है, बाहर से नहीं लेती, अंदर पैदा करती है, गर्मी में गर्मी देती है और गर्मी देती है। समझ आ रही है? तो बुखार के टाइम खाना क्यों नहीं खाया जाता? राइट इन द कमेंट सेक्शन जल्दी। एंजाइम मरने पर होते हैं, एंजाइम कहते हैं भाई हमसे क्या काम करवाओगे, हम मर रहे हैं। जब डाइजेशन ही नहीं होगी ना, खाएंगे क्या आप जो खाएंगे आपका स्टमक कहेगा निकालो बाहर, ये लो अपना खाना, मैं मूड में हूँ, अभी मूड में हूँ, तुम खाना दे रहे हो मुझे। मजा आ रही है बात? चलो वेरी गुड। तो इतना हट्टा घट्टा आदमी, पहलवान, कबड्डी खेलने वाला, जब बुखार आ जाता है चकरा जाता है, उसकी सारी एनर्जी खत्म नहीं हो गई, एनर्जी बन नहीं रही। पोटेंशियल तो है, बाइसेप, ट्राइसेप, डोले शोले सिक्स पैक के हैं, मगर एंजाइम बना नहीं रहे, एनर्जी स्टोर है, एटीपी के फॉर्म में नहीं हो रही, रेस्पिरेशन नहीं हो रही। माइटोकॉन्ड्रिया में ज़्यादातर एंजाइम आपके माइटोकॉन्ड्रिया में है, 70% वो काम करना छोड़ गए हैं। चलो, बुखार में एंजाइम काम करना कम कर देते हैं या डीनेचर हो जाते हैं? काम करना कम कर देते हैं। बुखार इतना भी नहीं देते 200 फ़ारेनहाइट पर, एंजाइम हैज गॉन, तो फिर हम भी हैज गॉन, है ना। बर्दाश्त के अकॉर्डिंग हम बुखार दो किस्म का होता है, एक पराया एक अपना। ये अपना बुखार मैंने पढ़ाया, पराया मतलब जो टेम्परेचर पैथोजन खुद इंक्रीज करे, वो इम्यूनिटी में पढ़ेंगे हम। दूसरा एग्जाम्पल, ये आपकी ब्लड की वेसल है, इसमें लाल लाल कलर की ब्लड भरी हुई है, इसको आ गया यहाँ से कट, तो ब्लड बहने लगी जिस्म के बाहर या जिस्म के अंदर ही, मगर ब्लड वेसल से ब्लड बहने लगी तो इसको क्या करना चाहिए भाई? ऑनलाइन वालों बताओ। बंद करना चाहिए, क्लॉट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्लॉट करना चाहिए तो क्या आएंगे? प्लेटी। तो स्टिम्युलस क्या है? ब्लड का बहना। इस स्टिम्युलस से ब्रेन किसको भेजेगा? प्लेटिलेट्स आएंगे। जब प्लेटिलेट्स आएंगे यहाँ पे, जब प्लेटिलेट्स ये ब्लू कलर के बना रहा हूँ, आएंगे ब्लड बंद करने के लिए, जैसे ये आएंगे, जब रिसेप्टर ब्लड में है या वेसल में है या नहीं है, देखेंगे कि भाई फलां जगह प्लेटिलेट्स ने वो जो है क्लस्टर बनाया है, बहुत सारे आ गए हैं, ये बात ब्रेन को पता चलेगी। इट मीन समथिंग वेंट रॉन्ग। प्लेटिलेट्स तो ब्लड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ना, जब एक जगह ज्यादा हो गए तो ब्रेन कहेगा और भेजो, देयर इज अ मसला एट देयर। तो और प्लेटिलेट्स का आना, ये कौन सा फीडबैक है? फिर मैसेज गई, बॉस और बढ़ गए, फिर कहता और भेजो, तो ये और प्लेटिलेट्स आ गए, सारी ब्लड वेसल शट डाउन, ब्लॉक हो गई। तो ये ब्लड के क्लॉट का बनना, प्लेटिलेट्स के ऊपर प्लेटिलेट्स का आना, प्लेटिलेट्स को देख के प्लेटिलेट्स का और आना, नहीं तो सुने भाई, ब्लड का बहना पॉजिटिव फीडबैक है या प्लेटिलेट्स का एक्यूमुलेट होना? वेरी गुड, ब्लड का बहना इज स्टिम्युलस, प्लेटिलेट्स का इकट्ठा होना, उसको देख के और इकट्ठा होना और इकट्ठा होना और इकट्ठा होना, ये पॉजिटिव फीडबैक है। अगर वाइज अगर इन्फेक्शन ना हुआ हो, ब्लड नहीं टूटी, ब्लड फटी नहीं, कहीं से इंजरी नहीं हुई, ऐसे अगर प्लेटिलेट्स इकट्ठे हो जाएं तो ये अच्छी बात है, गलत बात है ना। ये टेम्पररी, ये भी टेम्पररी फीडबैक है, थोड़े टाइम के लिए। इस ब्लड को बंद करके, इसको हील करके, इसको क्या किया जाएगा? क्लॉट को खत्म, और ये ब्लड बहने लगेगी ऐसे जैसे पहले चल रही थी। स्टेबल है अनस्टेबल है?
अनस्टेबल, पॉजिटिव है नेगेटिव है? कैसे? एक और एग्जांपल, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जहाँ पे बच्चा बनता है, जिसको हम कहते हैं यूटिरस। यूटिरस सुने भाई, ये यहाँ पे ओवरी होती है, ये ओवरी, ये यहाँ पे होता है ओविडक्ट, ठीक है, ये यहाँ से भी ओविडक्ट होता है। कुल मिला के यहाँ पे बच्चा बनता है, यहाँ पे ये प्लेसेंटा कनेक्शन होता है बच्चे का, और ये होता है बच्चे का सर, ये सर होता है खोपड़ी, ये नेक, ये एब्डोमेन, ये टांगे, ये बाजू, ऐसे टोल मटोल करके क्वाइल्ड होता है बच्चा पेट के अंदर। जब 9 मंथ बच्चे के पूरे होते हैं प्रेगनेंसी के, एट दैट टाइम ये जो कंडेंस पोर्शन है ना यूटिरस का, जहाँ पे जगह ज्यादा नहीं है, ये यहाँ पे ज्यादा जगह, इसको बॉडी कहते हैं, ये जगह इधर से इधर तक इसको सर्वेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वेक्स के मसल टाइट होते हैं, क्लोज होते हैं, कंस्ट्रिक्ट होते हैं, क्योंकि बच्चा पैदा होने से पहले ना पैदा हो जाए, मतलब प्रीमेच्योर बर्थ ना हो जाए। तो बच्चे को कहाँ रहना चाहिए 9 मंथ? यूटिरस के अंदर, माँ के बॉडी के साथ अटैच्ड। तो क्या मैं कहूँ, सर्वेक्स प्रेगनेंसी को होल्ड करवाता है भाई, कैसे? बच्चे का रास्ता बंद करके, और ये बंद रखता है। जब प्रेगनेंसी पूरी होती है, फुल बच्चा डेवलप हो जाता है, ये जो सर है बच्चे का, ये आके इस सर्वेक्स पर टच करता है। ये हेड का टच करना, हेड का टच करना, ये स्टिमुलस है कि भाई टाइम हैज गॉन, इट्स टाइम टू बर्थ द बेबी, बेबी को अब हमारी दुनिया में आना चाहिए। ये मैसेज किसको जाती है? ये मैसेज किसको जाती है? मैसेज ब्रेन को, कुल मिला के ब्रेन को। ब्रेन एक हार्मोन रिलीज करवाता है, ब्रेन के एक पार्ट हाइपोथैलेमस से, जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ये हार्मोन आता है इधर यूटिरस की वॉल पर, बच्चे से ऊपर और साइड से, यहाँ पे मसल्स होती हैं, इनको कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। अब यहाँ की कॉन्ट्रैक्शन खत्म, ऊपर की कॉन्ट्रैक्शन शुरू, तो बच्चे को धक्का कहाँ आएगा? तो भाई स्टिमुलस क्या थी बच्चे का? सर लगना किस पर? नीचे सर्वेक्स पर। अगर ये 9 मंथ से पहले 8वें मंथ 6ठे मंथ हो जाए तो गलत बात है, रोकना चाहिए। अगर ये 9 मंथ के बाद हो रहा है ये टच, तो इसको क्या कर रहे हैं? प्रेशर और दे रहे हैं सर्वेक्स पर कि भाई अब ना रोको, अब नेगेटिव फीडबैक ना करो, अब जाएंगे हम कौन से फीडबैक से? थोड़ा धक्का दिया है और धक्का देंगे और देंगे और बढ़ाते जाएंगे, पॉजिटिव नहीं है तो और क्या है? समझ आ रही है? तो ऑक्सीटोसिन ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है, तो बच्चा किसके ऊपर? फोर्स बढ़ गया तो अगेन मैसेज, भाई ये तो और बढ़ गया फोर्स, ब्रेन ने और ऑक्सीटोसिन भेजा और धक्का 220 की स्पीड से, तो फिर मैसेज, भाई ये और बढ़ गया धक्का, फिर मैसेज, फिर ऑक्सीटोसिन तब तक प्रोड्यूस होता रहेगा जब तक बच्चा तो आ गया हमारी दुनिया में ये कार्टून की तरह, मगर उसके बाद भी कॉन्ट्रैक्शन इज गोइंग ऑन। जो प्लेसेंटा होता है ना ये वाला, इसको भी निकाल के फिर छोड़ता है। तो भाई बच्चे की बर्थ को कहते हैं बर्थ, और क्या कहते हैं? और प्लेसेंटा के निकलने और बर्थ को मिला के कहते हैं लेबरिंग। समझ आ रही है? तो लेबरिंग इज द एग्जाम्पल ऑफ प्लेसेंटा के निकालने और बच्चे को निकालने को मिला के लेबरिंग कहते हैं। लेबरिंग मजदूरी, मेहनत।
नेगेटिव न पढ़े उसे। हमारी जो सारी बॉडी है ना तव्हां पाण में एतिरो ॻाल्हायो छो था, मूंखे एॾो तेज़ ॻाल्हाइणो पवे थो, मां माइक छो नथो यूज़ कयां, इन करे नथो यूज़ कयां त हिन डबल आवाज़ वेंदो, ऑनलाइन वारनि जो ख़्यालु कयां थो मां। गलो मुंहिंजो एॾो सेंसिटिव आहे, कंहिं महिल ईअं कल्टी थी पवंदो आहे, पोइ वरी महीनो वठंदो आहे सेट थियण में। फ़िलहाल हले थो, ताक़त सां ॻाल्हायो था न भाई। बॉडी के 99.9 फंक्शन जो है वो नेगेटिव फीडबैक के एग्जाम्पल हैं। कोई भी चीज़ ऊपर हो जाए तो कम करते हैं, ग्लूकोज, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, आयरन, वाटर, साल्ट, एसिड, बेस, पीएच, टेम्परेचर, अमाइनो एसिड, चार्ज, कुछ भी कह लें, हार्मोन, विटामिन, फूड, न्यूट्रिएंट, मिनरल, सब कुछ ना ऊपर बढ़ने देंगे ना क्या होना चाहिए, तो नेगेटिव फीडबैक हैं ये सारे। ये 2-3 एग्जाम्पल हैं पॉजिटिव के, बस ये भी नेगेटिव। जो चेंज आ जाए भाई, क्या नाम होता है, शफकत भाई कह रहा है वो फीडबैक जो ऑप्टिमम पर ले आए वो नेगेटिव है। हाँ, ऊपर से ले आए या नीचे से ले आए भाई, ये आपने बात समझी नहीं ना, ये वाली, ये जो मैंने बताई ये वाली, ये लाइन, ये क्या है, चेंज है या फीडबैक है, क्या है, और ये क्या है, ये फीडबैक है। तो चेंज की तरफ रिस्पांस है या चेंज के अपोजिट। चेंज आई है इंक्रीज तो आपने क्या किया है, चेंज आई है डिक्रीज तो आपने क्या किया है। ऐसा रिस्पांस जो चेंज के क्या हो, अपोजिट हो, चेंज के अपोजिट हो, वो नेगेटिव फीडबैक है। फिर चाहे कम को ऊपर करे या ऊपर को नीचे करे, पॉजिटिव है। एक और एग्जांपल, बच्चा पैदा हो गया, अब ये जो बच्चा है इसको चाहिए भाई मिल्क। अब मिल्क के लिए ये स्टार्ट करेगा फीडिंग। जैसे इसने स्टार्ट की फीडिंग मदर के मेमोरी ग्लैंड से, वहां पे क्या बना हुआ है, मिल्क। फीडिंग क्या की इसने, ये स्टार्ट करना इज द स्टिम्युलस। क्या स्टार्ट करना, ब्रेन को मैसेज जाएगा भाई मिल्क बाहर खींचा जा रहा है। कौन खींच रहा है, बच्चा। कहां से, मेमोरी ग्लैंड से। मेमोरी ग्लैंड में मिल्क बनता है, उससे नालियां होती हैं जो मिल्क को कलेक्ट करके आती हैं बच्चे की ओर, बच्चे को मिलता है। जैसे ब्लड वेसल ब्लड में बहती है तो मिल्क भी वेसल्स हैं, मिल्क के वेसल्स होते हैं, लैक्टियल वेसल्स कहते हैं, उनसे निकलता है। पेपिलरी वेसल्स भी कहते हैं उनको, क्योंकि जो नोकीली है उसकी तरफ आती हैं। तो जैसे फीडिंग स्टार्ट करता है ये स्टिम्युलस मैसेज जाता है ब्रेन को, ब्रेन ऑक्सीटोसिन भेजता है कहाँ, मेमोरी ग्लैंड पर, मेमोरी ग्लैंड के डक्ट पर, वेसल्स पर, ट्यूब पर, पेपिलरी ट्यूब पर। वो क्या हो जाते हैं, कंस्ट्रिक्ट या डायलेट। डायलेट होते हैं तो मिल्क अब थोड़ा निकलेगा या ज़्यादा निकलेगा तो ऑक्सीटोसिन फिर जाएगा, फिर मैसेज जाएगा अभी और मिल्क ज़्यादा जा रहा है, कहाँ, बॉडी के बाहर बच्चे के मुंह में, तो ऑक्सीटोसिन आएगा और वेसल को क्या करेगा, डायलेट, तो मिल्क और ज़्यादा निकलेगा। तो मिल्क का थोड़ा निकलना, फिर बढ़ना, फिर और बढ़ना, फिर और बढ़ना, वेसल का डायलेट होना और डायलेट होना और डायलेट होना, ये कौन सा फीडबैक है। अगर आपकी ब्लड निकले तो आपको और निकालेंगे, नेगेटिव फीडबैक है ना। ब्लड को रोकना नेगेटिव फीडबैक है, क्लॉट बनना पॉजिटिव फीडबैक है। समझ आ रही है। ब्लड, ये मैंने एग्जांपल दिया ना, ये वाला ब्लड का निकलना, निकलेगी तो क्या करेंगे, जस्ट रोकना पॉजिटिव फीडबैक है। क्लॉट का प्रोसेस पॉजिटिव है। ऐसा नहीं है कि ब्लड के निकलने में क्लॉट बनना नेगेटिव पॉजिटिव है। क्लॉट अपने आप, क्लॉट का बढ़ना पॉजिटिव है।
ब्लड को रोकना पॉजिटिव नहीं है। समझ आ रही है बात? ब्लड निकलेगी तो क्या करेंगे? रोकेंगे, नेगेटिव फीडबैक है। रोकने का जो प्रोसेस है वो पॉजिटिव फीडबैक है खुद। चलो तो मिल्क कौन सा फीडबैक हो गया? अरे बढ़ाऊं? ये पूछ रहा है फहीम कि अगर बच्चा 7 माह में पैदा हो जाए तो हो सकता है? भाई सुनिए, प्रेगनेंसी का टाइम होता है 280 डेज या 9 मंथ या 40 वीक। अब ये कांस्टेंट नहीं है। अगर डेवलपमेंट तेज हो जाए, ये 9 मंथ बनते हैं, ये 9 मंथ बनते हैं सारे के सारे, 9 मंथ 10 दिन, 9 मंथ, राउंड अबाउट 9 मंथ। अगर डेवलपमेंट हार्मोन तेज बने तो बच्चा 8 मंथ में भी बन सकता है, 7 में भी, मिनिमम 6 में भी, 6 में भी बन सकता है, 6 माह में बन सकता है। ठीक है, ये प्रूव है। ये कहाँ पे प्रूव है पता है? कुरान पाक में एक आयत है कि दो साल मतलब 24 महीने, 6 महीने प्रेगनेंसी मतलब 30 मंथ, 2.5 साल बच्चे को दूध पिलाया जा सकता है। इसे बात नहीं समझ आएगी क्या चक्कर है। ये भाई 2 साल तो आपके 6 माह, ये प्रेगनेंसी का टाइम मैं बता रहा हूँ कैसे है। ये है 6 माह में बन सकता है। एक मौलवी के पास गया आदमी, हमारे घर बच्चा पैदा हुआ है, नाम बता दें कि क्या रखें। जैसे किसी बड़े के पास जाते हैं, ये वो हमारा वो मुस्लिम था, मौलवी के पास गया। मौलवी ने पूछा कब पैदा हुआ है? अभी कितने मंथ में पैदा हुआ है? 6-7 माह में पैदा हुआ है। भाई हेलीकॉप्टर नाम रख लें। क्यों भाई? 9 मंथ की जर्नी इसने 7 मंथ में की है तो हेलीकॉप्टर है ना। तो ये ऐसे हो सकता है, डेवलपमेंट तेज हो सकती है। ठीक है ना, ये प्रूव है। न्यू बॉर्न 7 मंथ उसके प्रॉपर ऑर्गन यार आयत ने ॾाढी टेक्निकल आहे। उनजो जेको मक़सदु आहे न, उहो ॾाढो टेक्निकल आहे। इन ॻाल्हि ते झगड़ा ऐं झेड़ा थींदा आहिनि। असांजे सोसाइटीज़ में मैरिज खां पोइ 6-7 महीननि खां पोइ बेबी थियणु क्लेश थींदो आहे त बाबा इहो ईअं न थियो, ईअं ग़लति थियो, 9 मंथ आहिनि, मतिलबु मैरिज खां अॻु में बेबी जी थियल आहे, प्रेगनेंसी वग़ैरह, इन ते क्लेश हलंदा आहिनि। त उनजे लाइ हिकिड़ो प्रूफ आहे त ॿारु 6 महीननि में बि पैदा थी सघे थो। ठीकु आहे, हिन में प्रूफ ॾिनल आहे, पर मूंखे सही सम्झाइण नथो अचे। इहा आयत मूंखे ॿीहर पढ़णी पवंदी। माना मूंखे हाणे मां ग़लति बयानी कंदुमि त ग़लति थी वेंदो न। मां तॾहिं चवां थो अहिड़ो कुझु ॿार खे खीर माना हेतिरे टाइम तक पीआरे सघो था। उन में 30 महीना आहिनि, उन में 2 साल जेके आहिनि 24 महीना कढो त बाक़ी टाइम जेको आहे न उहो 6 महीना बचनि था। माना खीर पीआरण जो अहिड़ो कोई चकर आहे। 30 महीननि ताईं, 2.5 सालनि ताईं काथे लिखियल आहे। 2.5 साल मतिलबु 30 महीना। उन्हनि में माना डेवलपमेंट जो मिनिमम पीरियड 6 महीना थो अचे, बेबी जी डेवलपमेंट। हा, डेवलपमेंट माना मिनिमम एतिरे ताईं, मिनिमम लेवल ई आहे। हार्मोन जी वजह सां ग्रोथ जा सॼा हार्मोन मिली करे सॼे बाबी बेबी खे ठाहींदा न। हिकिड़ो हार्मोन न हूंदो, मेनली ग्रोथ हार्मोन। प्री मेच्योर बर्थ के लिए ऑक्सीटोसिन होगा। पढ़ेंगे भाई, सुने हाणे वो पढ़ाऊं ये वारो। ऑस्मो रेगुलेशन इन एक्वाटिक एनवायरनमेंट। एक्वाटिक समझ रहे हैं?
पानी वाले तो दो तरह के हैं। एक ऑर्गेनिज्म फिशेस की बात कर रहा हूँ, एक हैं फ्रेश वाटर फिशेस, कहाँ पे रहने वाली, तालाब में, रिवर में, कैनाल में, है ना, लेक में। फ्रेश वाटर किसको कहते हैं यार? नगा लायो इतरो सामस लो दो और समझ दो गई। फ्रेश वाटर किसको कहते हैं? जिसमें साल्ट कम हो। ऐसा नहीं जो मिनरल वाटर है ये फ्रेश है। तालाब का पानी, रिवर का, कैनाल का, ये भी फ्रेश है। बरसात का पानी ये फ्रेश है। लेक का पानी, डैम का पानी ये फ्रेश है। ऐसा नहीं कि फ्रेश वो जो हम पी सकें, ठीक है ना, जिसमें साल्ट कम हो, जो लाइफ में यूज कर सकें, खेतों के लिए ये वो इधर उधर, कुल मिला के साल्ट कम हो। और मेरीन वाटर उसको कहेंगे जिसमें समंदर में, ओशन में, सी में मेरीन वाटर मिलता है। रिवर में, कैनाल में, लेक में, डैम में क्या मिलता है? अब जो मछली फ्रेश वाटर में रह रही है, जो मछली फ्रेश वाटर में रह रही है, उसको कौन से प्रॉब्लम होंगे? सही नहीं बनी मगर ठीक है, मछली है ये मुंह है इसका, ये यहाँ पे इसके पास गिल्स हैं। अब कहाँ पे रह रही है? तो बताएं, फ्रेश वाटर में बाहर साल्ट कितने, पानी कितने? सही है, इसको कहते हैं हाइपोटोनिक। हाइपो मतलब कम, टोनिक मतलब साल्ट कम। क्या मैं कहूँ? हाइपोटोनिक का मतलब है पानी ज्यादा। समझ आ रही है बात? ये भी तो पता होगा ना वाटर पोटेंशियल क्या है, पानी की ताकत साल्ट को डिसॉल्व करने की। पानी कहाँ जाता है? साल्ट की तरफ या साल्ट को बुलाता है? साल्ट की तरफ जाता है। पानी हमेशा पैसिवली जाता है, फ्री में जाता है। कहाँ? हाँ, पानी को हम एक्टिवली बुला सकते हैं, खर्चा लगेगा। साल्ट को बुलाएंगे, साल्ट को बुलाएंगे, साल्ट फ्री में थोड़ी आएंगे, साल्ट पे खर्चा होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जब साल्ट आ जाएंगे तो पानी उसके पीछे पीछे। तो सुने भाई गौर से, ये जो मछली है इसके अंदर कंडीशन कौन सी है पता है? हाइपरटोनिक मतलब पानी कम और साल्ट, ये साल्ट पानी से ज्यादा है या ये साल्ट बाहर वाले पानी के साल्ट से ज्यादा है? बाहर वाले पानी में जितने साल्ट हैं उसमें से यहाँ से ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि पानी कम है और साल्ट ज्यादा है। मछली से पानी निकालेंगे तो आधा किलो 3 पाव पानी साल्ट निकलेंगे और 1 पाव पानी, ऐसा नहीं है, सही है ना। 700 ग्राम जो है वो साल्ट निकलेंगे, 300 ग्राम पानी, ऐसा नहीं है। समझ आ रही है बात? मछली के अंदर जो पानी है और पानी बाहर का है, इसकी आपस में कंपैरिजन है। चलो पूछूं सवाल। अब मछली के अंदर साल्ट ज्यादा है, क्या इसको खतरा नंबर 1, खतरा नंबर ये 1 नहीं है कि ज्यादा पानी एंट्री मारेगा, क्योंकि पानी साल्ट की ओर जाता है और इसमें साल्ट, तो क्या सेल की एक्सपांशन नहीं हो सकती? समझ आ रही है? ये प्रॉब्लम्स हैं, ये होते नहीं, इनको फेस करती है मछली, नहीं होने देती। क्या करके? रेगुलेट करके पानी और साल्ट को। जो बढ़ जाता है पानी उसको क्या करती है? कौन सा फीडबैक? साल्ट कम होंगे या बढ़ेंगे? अगर चो आना वधीदा तो जेड़ो थे, क्योंकि मछली पानी कहाँ से पिएगी? इस तालाब से जहाँ पे रह रही है उसमें साल्ट क्या है, तो जब पानी पिएगी तो भी साल्ट कम लेगी।
अगर मैं 2 गिलास भर लूँ पानी के और उसमें 100 ग्राम शुगर के डिज़ोल्व कर दूँ, दोनों एक जितने मीठे हुए ना, पानी भी एक जितना था। अगर मैं बेईमानी करूँ, एक में 1 गिलास और पानी डाल दूँ, जिसमें मैंने पानी ऐड किया वो क्या हो गया? कम मीठा हो गया। तो अगर आप ज़्यादा पानी और कम साल्ट दे रहे हैं बॉडी को, तो बॉडी के अंदर साल्ट की क्या हो रही है? पानी पीने से साल्ट की क्या हो रही है और पानी की क्या हो रही है? ये ब्लू कलर का मसला आ रहा है। समझ आ रही है बात? अब इसको क्या करेगी? मतलब ये चेंज आई पानी के पीने से। भाई मछली पानी मुंह में लेकर पानी को रखती है, पानी में साल्ट होते हैं बिल्कुल थोड़े, ना होने के बराबर, क्योंकि पानी फ्रेश वाटर है। मछली परेशान है, अल्लाह मैं साल्ट कैसे पूरे करूंगी, अब क्या होगा मेरा? तो किडनी गिल्स के ऊपर एक मैकेनिज्म होता है। ये जो पानी मछली ने मुंह में लिया है, पता है क्यों? 3 चीज़ों के लिए। हाँ भाई, सांस कहाँ से लेते हैं आप? पानी में जाके या बाहर? अभी बैठे इधर ही ले रहे हैं ना। तो मछली सांस कहाँ पे लेती है? पानी के अंदर। तो पानी से ऑक्सीजन खाली भागती आएगी या पानी भी आएगा साथ? और ये कहना चाहिए पानी ज़्यादा आएगा, ऑक्सीजन थोड़ी आएगी, क्योंकि डेंस माहौल है ना। 5% तो ऑक्सीजन है हमारे पास, कितनी ऑक्सीजन है? 21% ऑक्सीजन मैंने अभी ले ली है ना। तो पानी में ऑक्सीजन लेना कितना डिफिकल्ट है भाई, मसला है। मछली क्या करती है? पानी मुंह में लेती है, मतलब उस पानी में कितना % ऑक्सीजन? वो 5% ऑक्सीजन पानी वाली जाती है इनटू द गिल्स, मतलब गिल्स के ब्लड में। ये हो गई गैसेस की। और गिल्स वाली कार्बन डाइऑक्साइड पानी में। क्यों? गिल्स में ऑक्सीजन नहीं थी, पानी में ऑक्सीजन थी, तो पानी वाली ऑक्सीजन गिल्स में कार्बन डाइऑक्साइड थी, तो कार्बन डाइऑक्साइड गिल्स वाली पानी में। फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सचेंज हुई, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन एक्सचेंज हुई। अब पानी जो पड़ा है उसमें साल्ट भी है, मगर थोड़े हैं। सेल्स होते हैं गिल्स पर जिनका नाम है आयोनोसाइट। क्या नाम है सेल्स का? ये चुन चुन के पानी से साल्ट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो भाई आ जाओ जल्दी, आ जाओ। एक्टिवली पैसिवली? एक्टिव। थोड़े साल्ट हैं बॉडी में, कितने हैं? ज़्यादा। पानी में कितने हैं? बॉडी में मतलब गिल्स में कितने हैं? और पानी में? तो कम से ज़्यादा की ओर जा रहे हैं, पैसे थोड़ी जाएंगे। लो कंसंट्रेशन से कहाँ जा रहे हैं? तो खींच के लिए जाएंगे, चुन के लिए जाएंगे, एक्टिवली लिए जाएंगे, पैसों से लिए जाएंगे, पानी से साल्ट। फिर पानी को कहा जाएगा जाओ भाई, काम हो गया। अगर काम का है तो मछली घूंट पी लेगी अंदर, अगर पानी नहीं पीना तो इधर से निकाल देगी। ये इधर हड्डी होती है अपरक्यूलम, मुंह से पानी पीती है, अंदर डाल के गैसेस एक्सचेंज करके साल्ट लेके हड्डी को ऐसे खोलती है, तो पानी जो पिया था गया, फिर दूसरा नया पानी लेगी, उसमें नई ऑक्सीजन, नए साल्ट, फिर ऑक्सीजन भी खुद जाएगी और साल्ट भी चुन लेगी, फिर पानी हैज गॉन, पीती भी रहेगी, थोड़ा रिलीज भी करती रहेगी। बात समझ आ रही है? चलो सुने, सुनाऊं बात। अगर मछली पानी अंदर पिएगी, उससे एक्सचेंज करेगी या नहीं? क्यों? क्योंकि पानी को कार्बन डाइऑक्साइड देकर फिर कैसा पीना है ना। चलो सुने भाई, अब क्या हो गया? पानी आ गया कहाँ पे? मछली की बॉडी में। ऑक्सीजन भी आ गई, आयंस भी। अब इतने नहीं आ गए कि बस सारी डिमांड पूरी हो गई। पहले किसने
आयंस लिए हैं, जिसके कौन से सेल में? क्या मैं कहूँ ये आयन पानी से चुने गए और ब्लड में डाले गए हैं? वेरी गुड। या पानी से लेकर गिल्स में डाले गए हैं, या पानी से लेकर बॉडी में डाले गए हैं, बात एक ही है। एक्यूरेटली ब्लड कहें तो अच्छी बात है। समझ आ रही है बात? दूसरी बात, अब मछली के अंदर पानी तो गया, हाइपरटोनिक कंडीशन कन्वर्टेड इनटू, समझ आई ये बात? कैसे? ज्यादा पानी गया। एक बात और भी जहन में रखनी है, कौन सी पता है? वो ये है कि मछली अमोनिया प्रोड्यूस करती है, बहुत सारा ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस करना पड़ेगा, इसीलिए पानी कंपलसरी है, पीना पड़ेगा। नहीं तो उसको पानी पीने का शौक है, पीना चाहिए इसको पानी, अमोनिया ना हो तो। समझ आ रही है? पानी से तो तंग है ना यार, पानी से तो तंग है, मगर फिर भी पानी पी रही है। वजह क्या है?